हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपका जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप जो नया सिलेबस यानी एनसीईआरटी का जो कोर्स लागू हुआ है, आरबीएसई का कोर्स हट गया है, उसकी जगह पर अब नया एनसीईआरटी का कोर्स शुरू हुआ है। उसकी जो आपकी मैथ की बुक है उसकी प्रश्नावली फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ प्रमेय है, उन प्रमेय को हम पढ़ेंगे और उन प्रमेय की सहायता से यानी जो प्रमेय है युगल विभाजन प्रमेय का और उससे संबंधित कुछ और अनुप्रयोग है युगल विभाजन एल्गोरिथम या फिर अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हमारी प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली का जैसे नाम है वास्तविक संख्याएं, तो नाम से पता चल रहा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वे संख्याएं जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं यानी रोजमर्रा के कामों में हमारे काम आती है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं से पहले अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राकृत संख्याएं वी होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी प्रकृति में जो भी वस्तु है उन्हें हम गिन सकते हैं। तो उनकी सहायता से या जिनकी सहायता से हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे मान लो कोई प्लेट है, उस प्लेट में एक आम रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक आम रखा हुआ है, या दो आम रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि दो आम रखे हैं। या मान लो मेरे पास में 5 रुपए है तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास में 5 रुपए है और मैं इनके कुछ सामान खरीद के ला सकता हूँ। या मान लो कोई टोकरी रखी हुई है, उस टोकरी में संतरे रखे हुए हैं तो हम उनकी संख्या को गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने संतरे रखे हुए हैं। तो ये सारी संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं की परिभाषा होती है एक से शुरू होने वाली सभी गणनीय संख्याएं, यानी एक से शुरू होने वाली सभी गणनीय संख्याओं काउंटिंग नंबर्स को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे बात आती है 1 की, 2, 3, 4, 5, इस तरह की जो संख्याएं आती है उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। इनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो ये होती है प्राकृत संख्याएं। लेकिन यदि मान लो प्लेट में कुछ भी नहीं है तो उस खाली प्लेट को प्रदर्शित करने के लिए भी कोई न कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो इस संख्या को यानी खाली प्लेट में जो वस्तु रखी है उसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में ऐसी कोई संख्याएं नहीं थी। तो हमारे एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। तो जीरो के आविष्कार से हमारी जो बड़ी बड़ी संख्याएं थी उनको लिखना थोड़ा आसान हो गया। जीरो का मतलब होता है कि यदि मान लो कोई संख्या है, वो किसी से उसके पीछे अगर हम जीरो लगा दें तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जीरो का खुद का कोई मान नहीं होता, लेकिन यदि हम जीरो को किसी दूसरी संख्या के पीछे लगा दें तो उसके मान में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। मतलब उसके मान में एक अचानक से बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है। तो जीरो की सहायता से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो जीरो के साथ में जो प्राकृत संख्याएं होती है वे एक तरह से पूर्ण संख्याएं हो जाती है या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा होती है कि जीरो सहित यानी शून्य सहित सभी गणनीय संख्याएं, उनको हम सम्मिलित रूप में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्याएं। अगर हम दाईं ओर से बाईं ओर चले तो हम देखते हैं कि संख्याओं के मान में कमी आती है। जैसे 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1, फिर 0। तो इस तरह से मान में कमी आती जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो 0 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, तो इसके लिए ऋणात्मक संख्याएं होती है, उन्हें हम काम में लेते हैं। यानी 0 के बाद में आता है -1 या -2 -3, इस तरह से। तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0, इन सभी को सम्मिलित रूप में हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो ये सारी संख्याएं कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक के बाद में आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b दोनों पूर्णांक है। यानी जो हमने अभी पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी उनमें से a और b का मान आप कुछ भी मान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि b नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर b का मान 0 हो गया तो वो संख्याएं अनंत हो जाती है। मतलब 0 का हम किसी भी संख्या में पूरा भाग नहीं दे सकते, तो वो एक तरह से अपरिभाषित होती है, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते, तो वो अनंत संख्या कहलाती है। तो जैसे अगर उदाहरण देखें तो 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक संख्या हो सकती है 4/5 हो सकती है, -3/4 हो सकती है, या फिर मान लो 4/1 है तो 4/1 भी एक परिमेय संख्या है।
या फिर 0/2 है या 0/5 है, वो भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। अकेली कोई संख्या हो जैसे 3 है, वो भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम 3 के नीचे बटा में 1 मान सकते हैं, तो वो इस तरह से परिमेय संख्या बन जाती है। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। इसके बाद में आती है अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी एक भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वे संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्याएं, या जिनका मान हम पूरा प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मान नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे √2 है, √3 है। जैसे √3 का मान आता है 1.732, इसके बाद में भी और भी मान इसका आता है। या फिर √2 का मान देखें तो √2 का मान आता है 1.414। तो ये संख्याएं भी हम पूरा मान, या इन संख्याओं का हम पूरा मान प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। या पाई का मान आपने पढ़ा होगा 3.14, ये तो केवल 2 अंकों तक होता है, लेकिन अगर हम देखें तो पाई का मान का आज तक पूरा मान प्राप्त नहीं किया जा सका है। दशमलव के लाखों स्थानों तक इसका मान होता है। तो हम पाई को हम भिन्न के रूप में पूरा नहीं ले सकते, इसे एक लगभग यानी 22/7 के रूप में हम लगभग मान के रूप में इसको लिखते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। अब ये हो गई हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब बात आती है हमारी वास्तविक संख्याओं की। तो ये जो अभी हमने जो भी संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, या यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। या सभी धनात्मक या 0 में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर ले तो भी हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। या फिर ये जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं भी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये सभी संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम सम्मिलित रूप में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब इनका मान कुछ न कुछ होता है, इन्हें हम वास्तव में लिख सकते हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब प्रश्नावली में हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमें पढ़नी है एक प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका का अध्ययन करेंगे। ये प्रमेयिका हम छोटी क्लासों में वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। आपने जो भाग देने का तरीका है छोटी क्लासों में पढ़ा है, वही भाग देने का तरीका ये है यहाँ पर, लेकिन इसे थोड़ा अलग लिख दिया गया है, इसे एक प्रमेयिका का नाम दे दिया गया है। तो वही भाग देने का तरीका हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस प्रमेयिका की सहायता से हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक विधि, यानी एक स्टेप, कुछ स्टेप जिन्हें हम बार बार फॉलो करते जाएं या उनका अनुसरण करते हुए जाएं, तो वे एक कलन या एल्गोरिथम कहलाती है। तो उसकी सहायता से हम 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। इसके बाद में हम एक अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हमारी प्रश्नावली की तरफ।